Move on to question number 5. Question number 5. Auditors' duties in case of exclusion of SAG. अगर कोई सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर पेरेंट कंपनी अपनी CFS से हटाती है या मतलब और रिवोक हो जाती है या अपनी बेच देती है, तो वो एक बार चेक करेगा कि कैसे, ऑडिटर चेक करेगा कि क्या रीज़न रहा है इसके पीछे. तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. वेयर द SAG excluded from the CFS auditor should confirm the reasons for the same. 2. As per AS 21, there are only two reasons for exclusion. Number one is the intention of the parent to hold particular subsidiary is temporary. Second point, SAG operates under several long-term restrictions in which its ability to transfer funds to parent impaired. तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया गाइस. थर्ड पॉइंट, if the SAG is excluded because of temporary intention to hold, then the auditor should examine that intention is whether intention exist करती है on the date of acquisition. Point number 4, auditor should inquire the reasons given in the auditor should inquire reasons for the exclusion of particular SAG in CFS. Fifth point is
a company which is not required to comply with the provision of AS21, in that case complying with the provisions of Schedule 3 of Companies Act 2013 would be sufficient. तो गाइस इसमें ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ हमने देखी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, अगर सैज जो है एक्सक्लूड होती है तो ऑडिटर उसका क्या रीज़न देखेगा कि क्या रीज़न रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा है कि एज़ पर 21 दो रीज़न हो सकते हैं एक्सक्लूड करने के लिए। पहला, इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन जो है पेरेंट की वो टेम्परेरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा यहाँ इस पॉइंट में हमने देखा कि इंटेंशन टेम्परेरी होनी चाहिए, लेकिन तब होनी चाहिए एट एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्यूजिशन। तो एक्यूजिशन की डेट पे ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हम इसको बेचने के लिए ही ख़रीद रहे हैं। क्या इंटेंशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम जो सब्सिडरी ख़रीद रहे हैं सिर्फ बेचने के लिए ही ख़रीद रहे हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोलता है कि सैज के ऊपर कुछ ऐसे केसेस वगैरह चल रहे हैं कि जिससे उसको मना किया गया कि वो अपने कोई भी अपनी जो कंपनी का एसेट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये गाइस हम आगे पढ़ेंगे वाइंडिंग अप वगैरह में, जब हम लॉ स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे कि उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी भी सर्कमस्टांस में अपनी कंपनी का एक भी एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उस केस में भी हम जो है उसको हटा सकते हैं। फिर रीज़न जो दिए हैं उसको एक बार ऑडिटर देखेगा कि रीजन्स वेदर रीजनेबल और नोट। फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इनडायरेक्टली वो ना एक बड़ी अच्छी चीज़ बोल जाता है। वो कहता है कि अगर किसी कंपनी को AS21 अप्लाई नहीं भी होता ना तो भी कोई बात नहीं है, वो कंप्लाई कर, वो अगर वो जो शेड्यूल 3 के प्रोविज़न, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न अप्लाई कर रही है, उसको लगा रही है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहता है कि अगर एक कंपनी किसी कंपोनेंट से मतलब उसका CFS बनाने के नॉर्म्स में नहीं आती, जो कि AS21 में बोले हैं, वो कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन तब भी उसको CFS बनानी पड़ेगी अगर वो अंडर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 आ रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, मार्केट। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।